बच्चों, होप पढ़ाई चल रही होगी, पढ़ भी रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो बीकॉम 5th सेमेस्टर की जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है BP 501, उसमें जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट की जो लास्ट टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। कंप्लीट तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चैप्टर आपका टॉपिक बहुत बड़ा है इसमें, लेकिन आज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है क्या है, क्या कैंसर क्या होती है, इसकी क्लासिफिकेशन, और इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो ड्रग आपका एल्कलाइटिक एजेंट, इस कैटेगरी की उस ड्रग को आज हम इस वीडियो में देखें। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपका हम डालेंगे इसमें, और उस वीडियो में उसका बाकी पार्ट भी देख लेंगे, मतलब 2 वीडियो में इस चैप्टर को आपको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग देखिए, नाम से ही है एंटी। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, नियो प्लास्टिक वर्ड बना है प्लाज्म फॉर्मेशन, तो सब्सटेंस विच इज अगेंस्ट न्यू फॉर्मेशन। ठीक है, डेफिनेशन आपको पहले ही बोला हूँ, कोई भी जो आपकी डेफिनेशन होती है साइंस वर्ड में ना, तो साइंस वर्ड के डेफिनेशन में ही उसकी आपका साइंस वर्ड के जो वर्ड होता है, साइंस जो वर्ड होता है उसी में उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसकी प्रॉपर्टीज, अदर फिजिकल हो केमिकल हो, यूजेज हो, कुछ ना कुछ वहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है। उसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़ना चाहिए, तो आप आइडिया आपको मिल जाएगा कि वो ड्रग या उस सब्सटेंस का मतलब क्या है, उस सब्सटेंस किस लिए यूज कर रहे हैं, क्या उसके यूजेज है, क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, वो उसी के अंदर होता है। द सेम एंटी अगेंस्ट न्यू प्लाज्म फॉर्मेशन, तो सब्सटेंस विच आर अगेंस्ट न्यू फॉर्मेशन। ठीक, इसलिए मैंने लिखा है एंटी नियोप्लास्टिक मींस अगेंस्ट न्यू फॉर्मेशन। ठीक है, सो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स आर द सब्सटेंस यूज्ड टू किल सेल्स एंड thus used for the formation of cancer। अब ये ड्रग है, तो ड्रग है तो इसका मतलब सब्सटेंस ड्रग है। हम पढ़ रहे हैं कि इसमें मेडिसिन केमिस्ट्री मतलब ड्रग के रूप में, ड्रग है तो हमारी बॉडी में यूज होती है। तो ड्रग हम क्यों कब यूज करते हैं, कोई डिजीज आपको होती है तो उस डिजीज को क्योर के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम उस ड्रग को, उस सब्सटेंस को हम यूज करते हैं। तो यहाँ भी है, तो वो ड्रग, वो सब्सटेंस जो हमारे सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स, जब सेल डिवीजन होती है, उस एबनॉर्मल सेल्स को क्या करते हैं, उनके डिवीजन को, सेल डिवीजन को किल करते हैं और यूज करते हैं किससे, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। अब थोड़ा देख लो कैंसर होता है, कैंसर सिंपल वर्ड आपका मतलब ये समझो, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी आपका जो बड़ी वाली सुई होती है, एक पूरी राउंड लेने में कितना मिनट लगता है, 60 मिनट लेता है ना। और जो आपका आर वाला होता है, छोटी वाली होती है, वो कितना मिनट लेता है आपका, वो लेता है आपका 12 घंटे। अब समझो, मान लो आपकी वो घड़ी, आपकी जो सुई है निडल बड़ी वाली, जो 60 मिनट में एक पूरा एक चक्कर लगाती है, वो समझो मान लो आपका क्या नाम है, 1 घंटे की जगह, 60 मिनट की जगह 1 मिनट में पूरा राउंड ले लें, 1 मिनट में पूरा राउंड ले, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम बहुत जल्दी आना स्टार्ट होगा। तो उसी तरह जो सेल्स है ना हमारे बॉडी में, जो भी सेल्स है, उन सेल्स की हर एक लाइफ पीरियड होती है। जैसे RBC 120 दिन बाद आके उसका बॉडी उसको क्या करती है, डिग्रेड करती है। तो हर एक सेल्स की एक लाइफ टाइम होती है, वो लाइफ टाइम जैसे उसका पूरा होगा, उसकी वर्किंग खत्म होगी, बॉडी अपने आप उसको क्या करता है, उस सेल्स को, आपको उस सेल्स को किल कर देता है। लेकिन आपका 120 आवर्स, आपको सॉरी 120 डेज आपको बताया RBC का, अब 120 डेज RBC को डिग्रेड होता है, उसकी जगह नया सेल्स बनता है। अब 120 दिन से पहले ही 10 सेल्स बन गए, और जो पुराने एक सेल्स बचा हुआ वो डेथ हुआ नहीं, उसका रिमूवल हुआ नहीं, तब तक 10 सेल्स और बन गए। तो इसी तरह 10 सेल बन गए, फिर 20 सेल्स बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो नॉर्मली आपका RBC का काउंट होता है 4 आपका ह्यूमन मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन पर डेसीमीटर जो होती है, वो बढ़कर कितना जाएगा, 7, 8 या 10 बढ़ सकता है। तो आपके क्या जाएगा, मास टाइप का बन जाता है। वहीं कैंसर जो होता है, कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज characterized by uncontrolled growth and spread of abnormal cells invading surrounding tissues and potentially metastasizing to the distant part of the body। मतलब कोई भी आपका सेल का, आपका कोई भी जो बॉडी का पार्ट, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो सेल है, उसमें एबनॉर्मल डिवीजन, मतलब वहीं आपको बताया जैसे RBC नहीं है, 120 दिन की जगह वो क्या होता है, 10 दिन में नया सेल बन जा रहा, हर 10 दिन में नया सेल बनना, हर 10 दिन में नया सेल बनना। इससे क्या होगा, 120 दिन बाद जो पुराना सेल होता है 120 दिन बाद आपका खत्म होगा, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है, नए सेल्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो जो आपका नंबर ऑफ सेल्स जो 4.5 से 5.5 तो बढ़ जाएगा, 6, 7 या 8 के आसपास चला जाएगा। उसके अलावा उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, अब जैसे RBC है ब्लड में, तो ब्लड के साथ वो क्या करेगा, वहाँ वाले जो सेल्स, इसके अंदर ब्लड के सेल्स में जो प्रॉपर्टी आ गई, वो सेल्स क्या चलेगा, हार्ट में जाएगा, किडनी में जाएगा, लीवर में जाएगा, वहाँ के लीवर सेल्स को भी क्या करेगा,
उनके अंदर भी ये प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देगा, वो भी अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। किड में जाएगा, वो भी अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो उसी कंडीशंस को बोली जाती है आपका क्या नाम है, कैंसर। खुद तो आपका खुद तो हो गया, एब्नॉर्मल हो गया, अपने साथ साथ अगल बगल जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको भी क्या करेगा, उनके अंदर भी प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देगा कि तुम लोग भी आपका अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाए। तो इसी डिजीज को बोली जाती है आपका नाम है कैंसर। ये WHO की डेफिनेशन, यही डेफिनेशन आपको कैंसर की याद रखनी चाहिए। अब एक चीज और देखते हैं, नियोप्लास्टिक, जो यहाँ पर लिखा है नियोप्लास्टिक। तो नियोप्लास्टिक अगेन नियोप्लाज्म, तो इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज रिजल्टिंग इन द ट्यूमर्स। थोड़ा सा इसका देख लो, कैंसर होता क्या है। तो जब न्यू आपके सेल, जैसे बताया ना आपका क्या नाम है, जो आरबीसी है, जैसे आरबीसी अनकंट्रोल ग्रोथ होगी तो नंबर ऑफ सेल्स आपके क्या होते हैं, बढ़ते रहेंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो वो एक लंप टाइप का बन जाता है, मास टाइप का बन जाता है, उसी को बोलते हैं ट्यूमर्स। वहीं लिखे हैं एब्नॉर्मल मास ऑफ टिश्यूज, तो वहीं उसी को बोला जाता है नियोप्लाज्म। ठीक है। अब ट्यूमर्स होते हैं दो तरह के, बेनिग्न और मैलिग्नेंट। बेनिग्न में क्या होता है, यहाँ मैंने लिख दिया आपको, बेनिग्न को बोलते हैं नॉन कैंसरस ट्यूमर्स बोलते हैं, और मैलिग्नेंट को बोलते हैं कैंसर। सिंपल बेनिग्न का मतलब, जैसे सपोज मानो आपको हार्ट में एक आपका आरबीसी मान लो, तो आरबीसी के सेल्स का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, तो वो ग्रोथ सिर्फ उसी तक ही लिमिट है, बाकी किडनी, लिवर, हार्ट कहीं पर उसके पास ये नहीं जा रहा, उनको उसको ये फोर्स नहीं कर रहा है, उनके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं आपका क्या नाम है इनिशिएट कर रहा है कि बाकी के लिवर के या किडनी के सेल्स भी क्या करें, डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। तो इस टाइप का जो आपका मास बनता है उसको बोली जाती है ट्यूमर, जो होते हैं उसको बोलते हैं बेनिग्न ट्यूमर्स बोली जाती है। अब मैलिग्नेंट में क्या है, वही आपका आरबीसी, वही आपका जो रेड ब्लड सेल्स है खुद तो डिवाइड हो ही रहे, किडनी वाले सेल्स को भी क्या करेंगे, नेफ्रॉन को, उनके अंदर भी आपका ये प्रॉपर्टी आपका इंड्यूस कर देंगे कि वो भी अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू हो जाए, लीवर, हार्ट में, कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं इन्वेड करना, मेटास्टाइज करना, उस चीज़ को बोली जाती है। तो वो इस टाइप के जो आपके ट्यूमर्स होते हैं, उस ट्यूमर्स को बोलते हैं मैलिग्नेंट, या वही बोलता है आपका कैंसर सेल्स। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होते हैं, जो ट्यूमर्स होता है सिंपल आपका क्या नाम है ग्रुप आपके एब्नॉर्मल मास ऑफ टिश्यूज होते हैं, ट्यूमर्स हो गया, और वहीं आपका जब वो एक स्पेसिफिक एरिया में कन्फाइंड रहेंगे तो उसको बोलेंगे बेनिग्न। जब स्प्रेड पूरी बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे मैलिग्नेंट। वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को फिर बोली जाती है आपका कैंसर, जो ड्रग डिजीज होता है उसको बोला जाता है कैंसर। ठीक है। तो ये एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग आपका हो गया, इंट्रोडक्शन पोर्शन हो गया। अब इसमें हम देखेंगे एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स की जो क्लासिफिकेशन होती है, उस क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक है, बड़ा सा क्लासिफिकेशन है लेकिन फिर भी इसमें हम देखेंगे। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। ठीक है, तो अभी क्लासिफिकेशन जो है ना, ये बेस्ड है आपका अलग अलग, उसका कोई पर्टिकुलर आपका न्यूक्लियस का कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं है, डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड है। तो 10 कैटेगरी में है। पहला एल्कलाइटिन, एंटीमेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स, इम्यूनोथेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और रेडियोथेरेपेटिक एजेंट्स। इसमें एल्कलाइटिन, एंटीमेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लांट और हार्मोन्स, ये 5 आपको डिटेल में पढ़ना है। ये शॉर्ट में है, जो मैंने क्लासिफिकेशन दिया है ये एक्चुअल में शॉर्ट में है, क्योंकि फर्दर एल्कलाइटिक एजेंट फर्दर 4-5 क्लास में क्लासिफाई होता है डिपेंडिंग ऑन द इसमें बेसिक न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट है। उसी तरह एंटीमेटाबोलाइट्स, प्यूरिन, पिरिमिडीन, फोलिक एसिड, तो ये उसके अंदर आपका इसके भी फर्दर 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। एंटीबायोटिक्स भी होते हैं डिपेंडिंग किससे आपका निकलता है। प्लांट प्रोडक्ट्स सोर्स क्या है, विंका एल्कुलेट्स है, आपका पोडोफाइलिन है, जो एटोपोसाइड लिखा है ये अलग है। देन हार्मोन्स किसके लिए, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन किस क्लास की होती है, ये फर्दर 5 फर्दर क्लास में क्लासिफाई होता है। तब एक एक करके जब भी देखेंगे इनको, तो उसमें हम देखेंगे कि एल्कलाइटिंग एजेंट फर्दर किस किस क्लास में होता है, कितने क्लास में क्या क्या एग्जाम्पल है वहाँ पर। इस वीडियो में आज ये एल्कलाइटिंग एजेंट इसको हम पूरा फिनिश कर देंगे, ताकि बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एंटीबायोटिक्स छोटे छोटे हैं, ये सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इसको हम देखेंगे एल्कलाइटिंग एजेंट क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन, साथ इसकी क्या क्लासिफिकेशन है और कुछ ड्रग्स हैं। अब देखेंगे जो एंटी कैंसर या एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, उसमें जो पहला ग्रुप है आपका सिलेबस में वो है एल्कलाइटिंग एजेंट। तो एल्काइलेट का मतलब एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का जोड़ना, R+। ये जो ग्रुप होती है इसी आपका फंक्शनल ग्रुप को बोली जाती है एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप किसी आपका किसी भी दूसरे कंपाउंड में जो एडिशन होती है, तो उस एडिशन का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एल्काइलेशन।
और जो एजेंट ऐसा करे या हेल्प करे या ऐसा करे उसको बुलाता है एल्काइलेटिंग एजेंट। तो ये एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये अटैचेज एन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2+। अब देखो एल्काइल ग्रुप बनता है कैसे एक्चुअली में, जब कार्बन और कार्बन के साथ कोई उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा रहता है, ये R, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन और साथ में जो आपका ग्रुप जुड़ा है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसके साथ ऐसे होकर निकल जाता है X माइनस। तो अभी क्या बच गया, ये RC+। तो इसी को बोली जाती है एल्काइल ग्रुप। तो अब एल्काइल ग्रुप का इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, आपको हमारे बॉडी में जब इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद ये उस साइड के पास जाएगा, उस ग्रुप के पास या उस सब्सटेंस के पास जाएगा जिसके पास क्या है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो इजीली अवेलेबल हो आपको डोनेशन के लिए। और वैसे कौन से होते हैं, ये वैसे होते हैं आपके ये सब DNA, RNA, प्रोटीन, क्योंकि DNA में क्या है, एडेनिन, DNA, RNA में क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन, आपका नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस N है, तो N के ऊपर क्या रहता है, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन भी वही है, प्रोटीन में क्या आपका एमिनो एसिड का डेरिवेटिव, आपका मोनो पॉलीमर है, और एमिनो एसिड में क्या रहता है, नाइट्रोजन, आपका एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो NH2 ग्रुप प्रेजेंट, तो नाइट्रोजन उनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये ड्रग क्या करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा बॉडी में जाने के बाद, सेल में जो एडेनिन, आपका ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये चार आपके जो बेसेज है, नाइट्रोजन बेसेज है, जो सेल के बनाने के लिए, आपका DNA को बनाने के लिए कंपल्सरी होते हैं, उनके ऊपर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आपका ग्वानिन में N2, N3, N7, एडेनिन में N1, N3, N7, थायमिन में N6 और साइटोसिन में N3, इन साइड के ऊपर क्या करेंगे, जाके खुद अटैच कर देगा। अटैच कर लेगा तो फिर आपका जो DNA है, क्योंकि DNA में प्रेजेंट है तो ग्वानिन, आपका साइटोसिन। और आपने पढ़ा होगा जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका आपका DNA की सिंथेसिस, जो एस सिंथेसिस स्टेप बोले जाते हैं। तो वही स्टेप आपका क्या होता है, रुक जाता है, आपका DNA के सिंथेसिस नहीं होती। जब DNA के सिंथेसिस नहीं होगा तो उसके आगे के सारे के स्टेप क्या होगा, आपका क्या होता है, आपका स्टेप, सारे के सारे स्टेप्स रुक जाते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ एक्शन है, इन्हीं को बोली जाती है आपका एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स जो दूसरे ग्रुप पे क्या करें, एल्काइलेट कर दे, मतलब R ग्रुप जोड़ दें और उसके फंक्शंस को क्या करते हैं, हिंडर्ड कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, सेल डिवीजन को हिंडर्ड करते हैं। और सेल डिवीजन को हिंडर्ड करेंगे मतलब कैंसर क्या होता है, कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल आपका डिवीजन होता है, तो हमें सेल डिवीजन को क्या करना है, रोकना है, तो वही काम नहीं करता है, इसीलिए इनका नाम आता है एल्काइलेटिंग एजेंट। इनमें चारों में ग्वानिन, एडेनिन, आपका थायमिन और साइटोसिन, इन चारों में सबसे ज्यादा जो आपको होता है ग्वानिन, और ग्वानिन का जो N7 होता है, ये साइड सबसे ज्यादा आपका प्रोन होता है अटैक बाय द आपका ये ड्रग। क्यों, क्योंकि ग्वानिन में जो N7 के साथ आपका ये प्रेजेंट ग्वानिन रेसिड्यूज प्रेजेंट रहता है, इसके कारण उस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो बहुत इजीली सबसे, इन सब के कंपेरिजन में सबसे जल्दी, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा देता है, तो ग्वानिन का N7। तो ये याद रखिएगा, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहाँ पर ये पूछ सकता है, विच साइट ऑफ ग्वानिन या विच साइट ऑफ आपका नाइट्रोजन बेस इज मोस्ट प्रोन टू द क्या नाम है, अटैक बाय द एल्काइलेटिंग एजेंट, तो कौन सा होता है आपका N7। ठीक है, तो ये आपका एल्काइलेटिंग एजेंट का इंट्रोडक्शन और उसका मोड ऑफ एक्शन। डिटेल मोड ऑफ एक्शन जब एक एक करके ग्रुप पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे एल्काइलेट करते हैं। अब देख लीजिए क्लासिफिकेशन, फर्दर ये 7 क्लास में क्लासिफाई होता है। एल्काइल सल्फोनेट, एग्जांपल बुसल्फान, नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, मैक्रोएथिलीन, साइक्लोफॉस्फेट, मेल्फलान, क्लोरोमिसिल, नाइट्रोसोयूरिया, एजेरिडीन्स, एल्ट्रिडामीन्स, मिथाइल हाइड्रोजीन, मिसलिनियस, इसमें कार्बोस्टिन, लोमोस्टिन, थायोटेपा, ट्राइथाइलिन, प्रोकार्बाजिन, सिस्प्लाटिन, ये सब ड्रग हमें सिलेबस में दिया है, इस सबको पढ़ना है। तो एक एक करके देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जो एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, होता नहीं है लेकिन पूछा है, सार ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट, तो पहले उसको देख लेंगे एंड देन उसके बाद ये 3-4 जो आपके कैटेगरी है, इन कैटेगरी को देखेंगे। तो अब देखते हैं सार ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब देखेंगे सार ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट, जितने एंटी कैंसर एजेंट जो एल्काइलेटिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं उनका सार। एक्चुअल में इनका एक एल्काइलेटिंग एजेंट का अलग से सार नहीं होता है, इसके अंदर जो भी क्लासिफिकेशन में लिखा था ना, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आपका, इन सब का आपका होता है अलग से, लेकिन इसमें नहीं होता है जनरली, लेकिन पूछ लेता है कभी एक दो बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सार ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स डू नॉट कंटेन स्पेसिफिक बेसिक न्यूक्लियस इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि जितने भी जैसे अब जो सब क्लासिफिकेशन अभी जो दिखाया था आपको एल्काइलेटिंग एजेंट में, तो उसमें क्या था एल्काइलेटिंग एजेंट में,
नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आपका जो अलग अलग 5-6 क्लास में कराया था, आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, अल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसियूरिया, एजेरिडीन्स, इनके अलग अलग से होती है, लेकिन सब में क्या कॉमन होना चाहिए, तो एक कॉमन आपका जो स्ट्रक्चर जितने भी अल्कलाइटिंग एजेंट है प्रेजेंट होना चाहिए, जो एक्ट करेंगे एज ए अल्कलाइटिंग एजेंट, अल्कलाइटिंग एंटी कैंसर एजेंट, वो है कि प्रेजेंस ऑफ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप in the structure for the formation of ions that can alkylate DNA, RNA या प्रोटीन। मतलब उसमें एक ऐसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जब आपका होगा तो वो नेगेटिव ग्रुप आपका निकलेगा। जैसे आपका यही है, क्या नाम है, इसी में देख लीजिए यहाँ पर जो आपका 20 बीटा क्लोरो इथाइल एमीन जो आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड्स का है, इसमें क्या है, ये क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्लोरीन ग्रुप जब निकलेगा, क्लोरीन ग्रुप की आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस कार्बन से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो इन दोनों के बीच में कार्बन और Cl जो ये बॉन्ड हो, तो ये बॉन्ड भी लेकर खुद निकल जाएगा एज ए Cl माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका Cl प्लस, मीन्स आपका जो एल्काइल ग्रुप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एल्काइल ग्रुप, तो उसका फॉर्मेशन आपका क्या होगा, बहुत आसानी से। तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए इनके स्ट्रक्चर में, जो क्या करे, अल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशंस को इनहेंस करे, जल्दी से बनाए अल्काइल ग्रुप को, जिससे क्या होगा, ये ग्रुप आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की क्या करे, प्रोटीन को क्या करेगा, अल्काइलेट करेगा, तो फिर क्या करेगा, आपका डीएनए, प्रोटीन, आरएनए जो है फर्दर कोई भी उसमें आपका सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये पहला सबसे आपका और मेन आपका जितने भी अल्काइलेटिंग एजेंट है सब में ये प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें जो पॉइंट लिखे हैं छोटा छोटा एक एक करके, हर एक में क्या होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड है, नाइट्रोजन मस्टर्ड जैसे एग्जांपल बिक्लोरथमीन है, क्लोरोब्यूसिल है, इसमें क्या होना चाहिए, ये 2 क्लोरो इथाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है 20 मतलब सेम ग्रुप जब आपका 2 पोजीशन पर प्रेजेंट रहते हैं तो उसी को बोला जाता है 2 क्लोरो। तो ये आपका 1 2 तो 2 क्लोरो 1 2 तो 2 क्लोरो इथाइल, ये हो गया आपका। तो जितने भी नाइट्रोजन मस्टर्ड, जितने भी ड्रग जो नाइट्रोजन मस्टर्ड के रूप में काम करेंगे, उनके अंदर ये ग्रुप 2 क्लोरो इथाइल ग्रुप आपका होना जरूरी है। ये क्या करेगा, आपका निकलेगा, फिर ये बनाएंगे एजेरिडीन कैटायन बनाता है, जो कि क्या करेगा, अल्कलाइट करेगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इथाइलिन एमीन्स, जैसे ये थायोटेप फॉर एग्जांपल है, इथाइलिन एमीन्स कंटेन 3 इथाइल अमीन एजेरिडीन ग्रुप, ये है 1 2 3, ये इथाइल अमीन एजेरिडीन ग्रुप ये प्रेजेंट आपका रहता है, ये रेस्पॉन्सिबल है आपका एल्काइलेशन कॉज करने के लिए। मैकेनिज्म देखेंगे तो हाँ भी देख लेंगे। ठीक है, देन नाइट्रोसो यूरिया कंटेन, ये नाइट्रोसो कार्बोस्टीन एग्जांपल है, कंटेन 1,3-2 क्लोरो इथाइल यूरिया, ये चीज आपका प्रेजेंट है, ये ग्रुप इसके रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देन एल्काइल सल्फोनेट, ये ग्रुप आपका, इसको बोलते हैं एल्काइल सल्फोनेट, ये वाला जो है, तो एल्काइल सल्फोनेट जो कंटेन होते हैं सल्फोनेट ग्रुप, ये ग्रुप आपका प्रेजेंट है। ये ग्रुप प्रेजेंट है विच फॉर्म्स आपका अल्काइलेटिंग ग्रुप बाय रिमूवल ऑफ वन ऑफ द सल्फोनेट ग्रुप, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये अब C4 पर ये ग्रुप ऐसे निकलेगा, या ये ग्रुप ऐसे निकलेगा, और निकलने के बाद क्या कार्बन को ऊपर, क्योंकि सल्फर क्या है, सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है, तो सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से क्या ज़्यादा है, तो कार्बन सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है आपका, ऐसे जो बॉन्ड बना होता है इसमें ऐसे रहता है आपका, ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के साथ निकलेगा, अब इसके ऊपर क्या बनेगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज मीन्स कार्बोकैटायन मीन्स अल्काइल ग्रुप आपको बन जाएगा। तो अल्काइलेटिंग ग्रुप आपको बन जाएगा, फिर ये अल्काइलेट करेगा आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो ये है आपका सारा अल्काइलेटिंग एजेंट, अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर एजेंट होता नहीं है, लेकिन इसमें आपका ये पॉइंट 5 पॉइंट लिख देंगे तो आपके लिए आंसर के लिए सफिशिएंट, 1-2 बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जैसे मैं भी बोला था कि इसमें आपको नाइट्रोजन मस्टर्ड या और भी देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो आज की वीडियो में ही आपका अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर एजेंट होता क्या है, क्लासिफिकेशन, आपका अल्काइलेटिंग एजेंट का मोड ऑफ एक्शन जो पहला क्लास है, और आपका क्या नाम है सा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें ही जो अल्काइलेटिंग एजेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है आपका जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन मस्टर्ड आपका है, इसमें जितने भी ग्रुप अल्काइलेटिंग एजेंट में जितने भी ग्रुप आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स और आपका एंटी मेटाबोलाइट्स, ये सब हम अगले जो आपके सिलेबस में दिया है, मतलब उस वीडियो में पूरे सिलेबस से रिलेटेड जितने भी आपका ड्रग्स दिया गया है उनकी आपका ग्रुप में उनका मोड ऑफ एक्शन, उनका साथ जिसमें सारा अवेलेबल है, वो सब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये पढ़ते रहिए। फर्दर नोट्स के लिए, सफिशिएंट नोट्स के लिए ये बुक आपका है मेडिसिन केमिस्ट्री, इस बुक से पढ़िए। ठीक है, ये जो बुक आपका है ज्ञान पब्लिकेशंस की इस बुक का है, ये चैप्टर नंबर आपका दिया गया है
ये 3rd चैप्टर है, इस बुक का 3rd चैप्टर है। पेज नंबर आपका 30 39 से स्टार्ट होता है। इसमें सफिशिएंट नोट्स आपको मिलेंगे। ज्ञान पब्लिकेशन का है, आपको इस पर अमेजन पर भी ये बुक इजीली अवेलेबल है। तो तब पढ़िए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेफर कीजिए। कुछ और टॉपिक से आपको रिलेटेड, कोई टॉपिक से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कीजिए। वो चीज़ हम आपको क्या करेंगे, आपको उसका वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए।